कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है। तो अवर्णी लवक जो होता है वह तेल और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह करता है। दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये फिगर बना के दिया हुआ है एग्जाम में कि बताइए कि दर्शाए गए प्रकार की कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पत्तियों और प्रारोहों में पाई जाती हैं। पत्तियों और प्रारोहों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वायुतक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। तो जो एरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे जलकुंभी में एरेनकाइमा सेल पाए जाते हैं। इसलिए जलकुंभी पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि इनके अंदर अंतर कोशिका अवकाश होते हैं। ऐसे पौधों जिनके बड़े आकार के अंतर कोशिका अवकाश होते हैं उनमें वायु भरी होती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता है। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो लिखा क्या है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंतवर्लन इनफोल्डिंग में प्रकाश संश्लेषक वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के इनफोल्डिंग में स्थित होते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वर्लन में स्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ संबंधित है। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ से बनी होती हैं। जो पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज से बनी होती हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न बनाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये मोस्ट पॉइंट ध्यान रखिए, कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक होती है। कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। यह कोशिका जो होती है कोशिका भित्ति, यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। लिखा है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? जो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करता है वो हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। जरा सा पढ़ लेते हैं कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवालों की कोशिका में पाए जाते हैं। यह पौधे में भोजन का निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो जो लवक होता है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड्स। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है क्लोरोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये रंगीन लवक है। क्या है? रंगीन लवक है। इसमें जैंथोफिल और कैरोटीन के वर्णक होते हैं। जैसे मिर्च या टमाटर के हरे रंग से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य तौर पर पादप कोशिकाओं के खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन होता है। कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा वर्णक जो है फलों और सब्जियों के रंगों के लिए है? तो रंगों के लिए एंथोसायनिन्स है। एंथोसायनिन्स जो है फलों और सब्जियों के रंगों का
निर्धारण करता है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल जो फ्लेवोनॉइड वर्णक है वो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो कौन सा घटक जो होता है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है वो क्लोरोफिल होता है। कौन सा? क्लोरोफिल। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। हमको उस वर्णक का रंग नाम बताना है जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, वो है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। टिश्यू ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक क्या है देखिए जानते हैं। एनिमल टिश्यूज। क्या होता है? एनिमल टिश्यूज। कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो बताइए कौन सा ऊतक होता है जो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो वो उपकला ऊतक होता है। उपकला ऊतक होता है। उपकला ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर की स्थित विभिन्न अंगों की बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। इपीथीलियम। उपकला ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इपीथेलियम ऊतक। इपीथेलियम टिश्यू। इस बात को याद रखेंगे। उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? एपिथेलियम। जो हमारे फेफड़े, जो हमारे वृक्क होते हैं उनको, उनकी नलिकाओं में पाया जाता है। माइक्रोकांडिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? तो माइक्रोकांडिया को विचित्र अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। राइबोसोम और डीएनए माइक्रोकांडिया में पाए जाते हैं। कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो मानव संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कौन सा है? पेशी संयोजी ऊतक का संयोजन। पेशी संयोजी ऊतक का संयोजन। एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। देखिए जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो बताना है क्या लिखा है। यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। ठीक, वह ऊतक कौन सा है जो अंगों के अंदर अवकाश को, खाली जगह को भर देता है। यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। ठीक, यह ऊतकों की मरम्मत करने में सहायक होता है। जो टिश्यू होते हैं, डैमेज हुए टिश्यू की मरम्मत करता है, वह कौन सा ऊतक है? तो पेशी ऊतक या उपकला ऊतक या वसा ऊतक या अवकाशी ऊतक। देखिए अवकाश को भर देता है या फिर एक हमको कीवर्ड मिल गया तो अवकाशी ऊतक होगा। क्या होगा? अवकाशी ऊतक। देखिए ग्रुप डी में साइंस का रोल ज़्यादा होता है। ग्रुप डी में साइंस का रोल ज़्यादा होता है और एनटीपीसी में, क्योंकि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होता है एनटीपीसी, तो उसमें जीके का रोल ज़्यादा होता है। क्या होता है? जीके का रोल ज़्यादा होता है। पर कम से कम 8, 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे साइंस के वो तो पूछे ही जाएंगे। जी साइंस के पूछे ही जाएंगे एनटीपीसी में। तो हमको तो ये बुक पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हुए, मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं, पर यही क्वेश्चन उठा के एनटीपीसी में डालेगा। इस बात को याद रखिएगा। यह ऊतक जो होता है एरिओलर ऊतक, अवकाशी ऊतक को बोलते हैं एरिओलर ऊतक। यह ऊतक शरीर में अन्य संयोजी ऊतकों की अपेक्षा सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। जो अन्य संयोजी ऊतक होते हैं, जैसे हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, वो एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक। ऊतकों के प्रकार है वो आप कहीं डिस्क्रिप्शन बुक वाली पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं। ब्लड हमारा संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो जो होता है सबसे अपेक्षा सबसे अधिक पाया जाता है वो एरिओलर ऊतक है। यह ढील ढाल ऊतक होता है जो प्राय अन्य ऊतकों को जोड़ने, उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए होता है। यह शरीर के प्रत्येक भाग जैसे त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में, पाचन नली में पाया जाता है। हड्डी निम्न में से किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? तो हड्डी जो है वो संयोजी ऊतक है। इस बात को याद रखेंगे। देखिए 3-4 प्रकार के ऊतक दिए गए हैं। हड्डी संयोजी ऊतकों का उदाहरण है। ऊतक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर 1 उपकला ऊतक, नंबर 2 संयोजी ऊतक, नंबर 3 पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। हड्डी ऊतक एक ठोस, दृढ़, मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को आपस में जोड़ना, अंगों और शरीर को आकार देना, उसे बनाए रखना होता है। कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? त्वचा के नीचे पाया जाएगा वसा ऊतक। जो आप देखते हैं वसा, जो आपके शरीर में मोटापा होता है वो त्वचा के नीचे ही मोटापा होता है, तो उसे बोलते हैं वसा ऊतक।
ऊतक कोशिकाओं का मुख्य समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य एक समान होते हैं। वसा ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर को इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करता है। कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? जो ऊतक कौन सा जो वसा की ऊतक मदद करता है तो वो आपका एरिओलर ऊतक है। सी कौन सा है? एरिओलर ऊतक। एरिओलर को क्या बोलते हैं? तो एरिओलर को हम लोगों ने पढ़ा था, एरिओलर को अवकाशी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकाशी ऊतक। हमें हिंदी में भी याद रखना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं? अवकाशी ऊतक। एग्जाम में दे देगा अवकाशी ऊतक तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो एरिओलर अवकाशी ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचय का ऊतक कौन सा है? जो वसा को इकट्ठा करता है वो ऊतक एडिपोज ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिपोज ऊतक। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक एरिओलर और एडिपोज। ठीक है। ऊतक क्या है? तो ऊतक कहलाता है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। वे कोशिकाएं जो दिखने और कार्य करने में समान होती हैं ऊतक बोलते हैं। ठीक है। तो ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं। समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों और स्तरों को ऊतक कहते हैं। ठीक है। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतकी कहते हैं। जंतु ऊतक कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 वर्गों में किया गया है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उन कोशिकाओं के समूहों को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ऊतक। क्या कहा जाता है? ऊतक। कोशिकाओं के समूहों को क्या बोलते हैं? ऊतक। जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, एक विशेष कार्य करने के लिए उनके पास स्पेशल एक प्रकार का काम होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊतक। टिश्यू बोलते हैं। रक्त जो है संयोजी ऊतक है, बता चुके हैं। रक्त हड्डियाँ क्या है? संयोजी ऊतक है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरणों को पहचानें। तो हड्डी या ब्लड, ये दोनों ही क्या है? संयोजी ऊतक है। एक संयोजी ऊतक है क्या है? हड्डी। देखिए कितने बार आ चुका है। एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त प्रकार के ऊतक एक प्रकार का है क्या? संयोजी है। देखिए एनटीपीसी आरआरबी जेई में आया है और आरआरबी एनटीपीसी में आया है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। हमारे हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे संयोजी ऊतक पाया जाता है हड्डियों में। मुंह की परत से बनी होती है, तो मुंह की जो परत होती है वो पपड़ीदार उपकला है, स्क्वायमस एपिथीलियम से बना होता है। देखिए डिस्क्रिप्शन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो डिस्क्रिप्शन भाई नहीं पढ़ पाएंगे। आपको अगर पढ़ना है तो आप इसको एक बार रोक के वीडियो आराम से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो इसके बारे में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे। हमारे शरीर में कई अंग हैं। कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हमारे शरीर का अंग होता है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। अगर अंग पूछ देगा तो अंग हमारी क्या है? त्वचा, स्किन। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच है, तो त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक है, एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो पशु ऊतक पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, उपकला ऊतक है। सभी चीज़ें जो चारों जंतु ऊतक है, चारों, और पता नहीं कैसे दे दिया है। ठीक है, तभी स्टार मार दिया। पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक, चारों पशु जंतु ऊतक है। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों कहा जाता है, बाकी पढ़ लीजिए। ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, तो जो है वो सरल स्क्वायमस एपिथीलियम है। सरल स्क्वायमस एपिथीलियम। आहार देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथीलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथीलियम कहते हैं। ठीक, ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर पर निर्माण करती हैं। आहार नली का मुख्य स्तर
सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथीलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथीलियमी कोशिकाएं इनको काटने या फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों में पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथीलियम को स्तरित सल्की एपिथीलियम कहते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम किसमें मौजूद है? तो जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम है वो त्वचा में मौजूद है। यही क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एग्जाम में जब आते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम क्या है, यही क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में नहीं कर पाते हैं और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कुछ नया नहीं आता एग्जाम में। मैं खुद वर्तमान में रेलवे में काम करता हूँ, मैं रेलवे में अभी रेलवे का एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मुझको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो जो ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए क्या होते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। समानता शरीर की सभी गतियों पेशियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो जो मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। कौन सा हिस्सा मानव शरीर त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो जो त्वचा का बाहरी हिस्सा है वो एपिडर्मिस है। संयोजी ऊतक नहीं है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, तंत्र अस्थि जो एक संयोजी ऊतक है, उपास्थि जो है तंत्रिका कोशिका नहीं है। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका नहीं है। देखिए तंत्रिका कोशिका नहीं है, तंत्रिका कोशिका नहीं है। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया। उपकला, संयोजी, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। स्क्वैमस एपिथीलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ संकुचन और विश्राम होता है। तो वो क्या? अस्थायी संकुचन या विश्राम होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथीलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई या जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? जो त्वचा होती है वो अधिचर्म कोशिका से बनी होती है। किससे बनी होती है? अधिचर्म कोशिका से बनी होती है। ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। तो जो ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं वो एपिथीलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। जंतु के शरीर ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्राप्त करने के लिए जो आयत फलकी होता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। कैसा होता है? एपिथीलियम ऊतक आयत फलकी ऊतक। ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। तो जो ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं, कौन से ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं एपिथीलियम के। हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो जो हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं वो कहाँ पाई जाती है? संयोजी ऊतकों में। एरियोलर जिसको अवकाश ऊतक के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है, वह त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो एरियोलर टिश्यू होता है वह त्वचा और मांसपेशियों के बीच फिलर की तरह कार्य करता है। लाल फमैनी संयोजी ऊतक है। तो जो लाल फमैनी संयोजी ऊतक है वो ब्लड है हमारा। रक्त का जो pH वैल्यू होता है 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय होता है। कैसा? हल्का क्षारीय होता है। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो जो ऊतक होते हैं वो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, वो वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कैसे काम करते हैं? वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे और एग्जाम में आए हैं। यही क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। पादप ऊतक। अब आएगा टॉपिक पादप ऊतक। अब अभी तक हम लोग जंतुओं के ऊतक के बारे में पढ़े, जो क्वेश्चन ऊतक से बनते थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब पादप ऊतक जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांटों में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, उन ऊतकों का क्वेश्चन पूछें। जिस टाइप कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये दिया है फिगर। अब इस फिगर को बताना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले द्रवोतक स्क्लेरेकाइमा
को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग अलग क्यों हैं, तो आपको बताना है। देखिए, ए अनुदैर्ध्य काट है, बी तिर्यक काट है। ए अनुदैर्ध्य काट है, बी अनुप्रस्थ काट है। ए अरी काट है, बी अनुप्रस्थ काट है। ए अनुप्रस्थ काट है, बी अनुदैर्ध्य काट है। तो डी उत्तर हमारा सही है। ए जो है अनुप्रस्थ है, और बी जो है अनुदैर्ध्य काट है। कैसी काट है? अनुदैर्ध्य काट है। ठीक है, क्या लिखा है? ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ोतक स्क्लेरेकाइमा को दर्शाते हैं, परंतु उनकी संरचनाएं अलग अलग हैं, क्योंकि दृढ़ोतक के अनुप्रस्थ काट का एवं दृढ़ोतक के अनुदैर्ध्य काट को प्रदर्शित करता है। दृढ़ ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं निर्जीव होती हैं। इसकी कोशिकाओं की भित्तियों पर लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव होता है, जिससे कोशिका भित्ति अधिक मोटी हो जाती है। इसका काम पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। यह दो प्रकार की होती है, दृढ़ोतक रेशे और दृढ़ कोशिकाएं। गौरतलब है कि अनुप्रस्थ काट में दृढ़ोतक रेशों का आकार बहुभुजी होता है, या आयताकार या गोल हो सकता है। दृढ़ कोशिकाएं आकार में अनियमित एवं छोटी होती हैं। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? जो ओल्ड जाइलम होता है, जाइलम का जो काम होता है वो पौधों में जल पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो जाइलम ऊतक होते हैं वो पौधों में जल पहुंचाने का कार्य करते हैं, पौधों के विभिन्न भागों में। तो जो पुराना जाइलम होता है वो किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है पुराने जाइलम में? तो पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद अपशिष्ट पदार्थों का वेस्टेज का यूज संग्रहण किया जाता है। जो जाइलम वाहिनियाँ होती है, सॉरी जाइलम ऊतक ना होकर ये वाहिनी होता है एक प्रकार के। चलिए आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल रेजिन के रूप में संचयित होते हैं। ठीक है, कथन सही है। तो कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल रेजिन के रूप में संचित होते हैं। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये टहनी है, ये पेड़ है, तो कैसी दिखेगी? तो चित्र एक ही तरह दिखेगी। कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। प्रश्न एक बार फिर पढ़ेंगे, बहुत ही विचित्र प्रश्न है ये। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो ऐसी दिखेगी। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो चित्र एक ही तरह दिखेगी। ये क्वेश्चन तो भाई हमको समझ नहीं आया, पर इसका उत्तर ए सही है। ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 को आया है, आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है तो रिपीट होगा। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्योतकों तक। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों की जड़ों के बीजों, फलों एवं विभाज्योतकों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम वह संवहनी पौधों में पाए जाने वाली आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। तो कौन सी आकृति करती है? तो बी नंबर आपका सही उत्तर है। बी नंबर आपका सही उत्तर है। जो सी है, देखिए जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम कार है, पत्तियों पर जो खाना बनाते हैं पौधे, पत्तियों पर बनाते हैं, पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये तो बाहर की ओर जा रहा तीर, इससे ये तो गलत होता है। ये जड़ों में मार रहा है, गलत है। ये देखिए शरीर के अंगों, ये अंगों की ओर जा रहा है, पत्तियों से अंगों की ओर। तो ये उत्तर आपका सही है, सी। तो सी किस में है? बी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन गलत है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। सी फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं? तो कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। तो देखिए कोलेनकाइमा नहीं होती हैं, कोलेनकाइमा नहीं होती है। देखिए कोलेनकाइमा कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं संवहनी ऊतक को समर्थन प्रदान करती हैं तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों की सुरक्षा करती हैं। कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं। इनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं, इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है।
जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यह बात को आप पढ़ चुके हैं। और जो पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही असत्य है? तो फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, तो ये क्या है? असत्य है। फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के रूप में एटीपी द्वारा होता है, ये बात आपकी पूर्ण रूप से सही है, ये सत्य है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये बात भी सत्य है, ये बात असत्य है। सुक्रोज के कारण परासना दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ये बात भी आपकी सत्य है, ट्रू है। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो जलरोधी जो बनाता है वो लिग्निन बनाता है। लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो जो पौधे होते हैं वो अपने अपशिष्ट उत्पादों को पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं अपना वेस्टेज जो होता है उनका। फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक होता है जो परिवहन करता है। वो क्या करता है? पोषकों का, फूड का। जो जाइलम होता है, जा से जल। जाइलम जो होता है वो जल का निकास, मतलब जल का संचरण करता है। और जो फ्लोएम होता है, एफ से फूड, वो फूड का। तो फूड हमारे क्या है? पोषक है। तो ये पोषक 163 सही होगा। किसकी उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया? अच्छा, किसकी उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया? तो संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। संवहनी ऊतक में कोशिकाएं समानतः लंबी और पतली होती हैं। ठीक, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? तो देखिए इसके मुख्य कारण हैं। तो मुख्य कारण हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। गतिशीलता की अनुपस्थिति। पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, चलते फिरते हैं नहीं, बोलते बतियाते हैं नहीं, किसी से बकबक वो करते नहीं है, ना वो किसी को देखते हैं, आराम से एक जगह पे खड़े रहते हैं। तो उनमें ऊर्जा का लॉस होता है नहीं है, एनर्जी उनकी लॉस होती नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो उसमें क्या सही है? बी, ए और बी। ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं होती हैं और जो उनकी कोशिकाएं होती हैं वो मरी हुई होती कोशिकाएं होती हैं। जो पौधों की स्किन होती है, आप देखेंगे जो पौधों की स्किन होती है, छाल देखिए, वो तो डेड स्किन है एक प्रकार से बोल सकते हैं पौधों की। तो एनर्जी लॉस नहीं होती है। कौन सी उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होती है? तो राल जो होती है उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होती है। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचयित होते हैं। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचयित होते हैं। कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? देखिए, फ्लोएम की सभी कोशिकाओं में छिद्र दीवारें होती हैं। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। देखिए, डी उत्तर सही है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। जो फ्लोएम होता है वो फूड को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो पत्तियों से पादप के अन्य भागों में, तो ये हमारा फ्लोएम है। चालनी पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो जो चालनी पट्टिकाएं होती है फ्लोएम नली कोशिकाओं में। फ्लोएम नली कोशिकाओं में चालनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु वास्तविक और उल्टा का उपयोग किया जाता है। एक बार पढ़ते हैं इसको। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक स्थायी जटिल ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। समारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर होती है। नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। नीले जो तीर हैं वो जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। और लाल तीर, लाल तो हमको दिख नहीं रहा, सब काला दिख रहा, वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधों के तने में परिवहन की दिशा को निरूपित करता है? भैया लाल तो दिख नहीं रहा, काला है। बी उत्तर सही है। तो ये बी आप देख लेंगे, उत्तर सही है।
बी उत्तर सही है, ये वाला उत्तर आपका सही है। नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। आप इसको, ये प्रश्न आपको समझ लेना है। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो जो जाइलम का जो परिवहन घटक है जल के परिवहन में कार्य नहीं करता, वो जाइलम तंतु है। ठीक है, जाइलम का कौन सा घटक जल परिवहन में कार्य नहीं करता? तो जाइलम तंतु। मतलब जो, वैसे तो जाइलम कार्य करता है जल ले जाने के लिए, पर कौन सा घटक है जो जाइलम में भी कौन सा वैरायटी है जो जल का परिवहन नहीं करता है? तो वो है जाइलम तंतु, जिसको कहते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम जटिल ऊतक का उदाहरण है। जाइलम जो होता है बहुत जटिल होता है। यह मूल रूप से पानी और खनिज लवण को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। ठीक, ये 4 ऊतकों वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। ठीक, जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है। इसकी केंद्रिका गुहिका विलुप्त है। यह जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। जो रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं को द्वारा दर्शाया गया वो है मेरिस्मेटिक विकास। मेरिस्मेटिक विकास को बोलते हैं विभाज्योतक ऊतक। कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनमें विभाजित करने की क्षमता पाई जाती है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना देता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है नारियल के बारे में। तो जाहिर बात, नारियल का जो छिलका होता है बहुत कठोर होता है, बाहर आपने देखा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? दृढ़ोतक हो जाएगा। और दृढ़ोतक बोलते हैं किसको? स्क्लेरेन काइमा को। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी हैं? तो जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं के बने होते हैं? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, और भी पौधों के जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वाहिनिका और वाहिका। देखिए बहुत अच्छी बुक है। आप अगर ये पढ़ के रह जाएंगे तो मुझको ये लगता है कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से, अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन पहले से ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर मान लीजिए ह्यूमन बॉडी से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आज से 10 साल 20 साल से एग्जाम हो रहा है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10-20 साल से रेलवे के, और कब 1853 में रेलवे बनी थी, प्रथम गाड़ी चली थी 1853 में, ठीक है, रेलगाड़ी, तब से एग्जाम हो रहा होगा, तब से एग्जाम हो रहा, मान लीजिए नहीं हो रहा होगा तो 10 साल बाद हुआ होगा, 20 साल बाद हुआ होगा, तब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ थोड़ी ना होता है। तो आपको ये बुक बहुत पढ़ना है, बढ़िया पढ़ के जाइए। देखिए जाइलम 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात वाहिनिका, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और दारू मृदूतक। दारू ना होकर दृढ़ मृदूतक होगा, दृढ़ होगा दारू। तो जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, बाकी सभी मृत होते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है जाइलम का एक जीवित तत्व है, बाकी सभी मृत होते हैं, ठीक है। तो वाहिनिका और वाहिका जो होती हैं वे मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं, ठीक है। पौधों में विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं, अतः एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं। वो पक्का मृदूतक होंगी, मृतूतक। जो कोशिकाएं मर जाती हैं वो अपने विभाजित होने की क्षमता खो देंगी, तो वो क्या होगा? देखिए बी, विभेदन। पौधों में विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके विभाज्योतक ऊतक कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं। तो देखिए मृत हो चुकी हैं कोशिकाएं, तो जब मृत हो चुकी हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं। क्या बोल देंगे? विभेदन। पुनर्जनन तो हो नहीं सकता है, विकास तो हो नहीं का, प्रचुरोद्दापन ये भी नहीं हो सकता है। तो यही उत्तर आपको सही होगा, विद्यापन। आप इससे भी संधि विच्छेद करके भी उत्तर निकाल सकते हैं। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है? तो जो लंबा वृक्ष होता है तो अपने अपशिष्ट को पुराने जाइलम हार्टवुड में स्थापित करता है। ये पहला ही क्वेश्चन था, आपने पढ़ा था जब पादप ऊतक। किस पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमेशा हमें कहाँ मिल सकती हैं? ऐसी तो कहाँ मिल सकती हैं? फ्लोएम में। मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें फ्लोएम में मिलती है। ऐसा चित्र कहीं आ जाएगा तो ऐसे चित्र के अंदर लिख देंगे फ्लोएम। आपका उत्तर फ्लोएम सही है। मृदूतक पैरेन्काइमा जो होता है, मृदूतक बोलते हैं पैरेन्काइमा को,
पौधे में समानता पाए जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। ठीक है। क्लोरेन काइमा मतलब क्लोरो जो वर्ड आ जाता है वो हरा होता है। और वायु ऊतक क्यों कहा जाता है? कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक और वायु ऊतक क्यों कहा जाता है? तो देखिए बहुत बड़ा है ये, इसको पढ़ने में हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा उत्तर मारेंगे। उत्तर हमारा ए सही है। तो ये देखते हैं क्या है। हरित जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये बात आप जानते हैं। वायु ऊतक जो होता है उसमें अवकाश पाए जाते हैं, मतलब अवकाश का मतलब जगह पाई जाती है, ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। तो ये उत्तर सही है। देखिए हरित ऊतक ये पौधों को सहारा पर देता है, ये गलत बात है। सहारा कहाँ देता है हरित ऊतक? हरित ऊतक तो जो होता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, वो खाना बनाने में मदद करता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधों के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो पुराने जाइलम में। फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारें वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? प्रश्न को पढ़ेंगे। फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? तो बी जो है क्या है? छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है। ये जो बी जगह है बी, ये छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है। फ्लोएम ऊतक की काट के चित्र में बी द्वारा छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाया गया है जो परिवहन में सहायक होता है। पादपों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? तो जाइलम का एक घटक नहीं, वो सहचर कोशिका है। जाइलम का एक घटक नहीं, वो क्या है? सहचर कोशिका। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो भोजन के संग्रहण के लिए कौन सी जाइलम का उत्तरदायी भाग है? तो वो है पैरेन्काइमा। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायित्व है? तो पैरेन्काइमा उत्तरदायी है जो। देखिए पौधों में भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की पैरेन्काइमा कोशिका उत्तरदायी होती है, जो केवल जीवित कोशिकाओं में स्टार्च और वसा को स्टोर करती है, जबकि जाइलम पौधों की यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। इस जल संवहन ऊतक भी बोलते हैं। अंततः भूमि का जल पराफर दबाव द्वारा पौधों के मूल रूपों तक पहुँचाता है। तो जो जाइलम होता है, जाइलम की पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, तो वो भोजन के स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जाइलम की पैरेन्काइमा कोशिकाएं। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, गलत, ये असत्य है। ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ पुराने जाइलम में राल, रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं, ये सत्य है। ये पहला ही क्वेश्चन था। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तियों में संचित हो सकते हैं, ये भी सत्य है। अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों में संचयित हो सकते हैं, ये भी सत्य है। कथन गलत है, तो यही हमारा क्या है? असत्य है। सॉरी, ये तो सत्य है। प्रश्न की दृष्टि से कथन गलत पूछा है, तो ये हमारा गलत प्रश्न है। ठीक है, उस हिसाब से ये सत्य है। प्रश्न की दृष्टि से ये सत्य है। बी नंबर। कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो पशु ऊतक नहीं है, ऊतक प्रकार नहीं है, तो मेरी स्टेमिस नहीं है। पेशी ऊतक तो होता है जंतुओं में, त्वचा भी होती है, संयोजी ऊतक भी होता है जो हमारा हड्डी होता है, और ब्लड होता है, बोन एंड ब्लड। किसी पौधे के कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों का जल जो ले जाता है वो जाइलम होता है। पौधे के किस हिस्सा पानी और खनिजों के परिवहन का सक्षम बनाता है? तो जाइलम होता है। मृदूतक और स्थूल ऊतक ऊतकों के प्रकार हैं। तो जो मृदूतक है और स्थूल ऊतक है वो सरल स्थायी ऊतक है। देखिए ये पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है वो मृदूतक होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो दृढ़ ऊतक होता है। ठीक है। और जो कोलेन्काइमा होता है वो स्थूल कोल ऊतक होता है। ये स्थायी सरल ऊतक होते हैं तीनों। ये तीनों जो होते हैं स्थायी सरल ऊतक होते हैं। पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, तो ये आपका गलत है। ये क्या है? गलत है। और एक चीज़ और बता देते हैं, जो सरल ऊतक होते हैं हमारे, देखिए ये दिखा है, सरल ऊतक जो होते हैं स्थायी सरल ऊतक वो तीन होते हैं, मृदूतक, दृढ़ूतक और स्थूल कोण ऊतक। और जो हमारे जटिल ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं? दो होते हैं। देखिए जटिल जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो जटिल ऊतक होते हैं। ठीक है। ये दोनों पौधे में पाए जाने वाले संवहन ऊतक होते हैं। अगर संवहन ऊतक पूछता है, संवहन का मतलब है ले जाना, बहना, वाहन करना,
तो वो हमारे दो होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। संवहन पूल बनाते हैं, तो संवहन पूल का संवहन मतलब ले जाना, संवहन का अर्थ है ले जाना, तो ले जाना ढोता है माल कौन, जाइलम और फ्लोएम। ये कैसे होते हैं हमारे जटिल ऊतक, जटिल ऊतक। कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, तो संवहनी बंडल जो होता है, संवहनी फिर वर्ड आ गया संवहनी, तो जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा सभी से मिलकर बना है, तो सभी से मिलकर बना है फ्लोएम। फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से एक अन्य सभी से मिलकर बना है। देखिए, फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक है। दूसरा संवहन ऊतक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है, संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, चालनी नलिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मर्दूतक, फ्लोएम तंतु। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है वो स्क्लेरेनकाइमा, इसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक। कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, तो पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विभेदन। क्या कहा जाता है, विभेदन। कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है वो होती है स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा। जो कोने में मोटी हो, कॉर्नर में मोटी हो, कॉर्नर में, कॉर्नर मतलब कोना, और कोना मतलब कोलेन, कोलेनकाइमा। कोनों, कोनों मतलब कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कोलेनकाइमा, बस उस तरह से मार देना है। पौधे में लचीलापन प्रदान करता है, तो जो लचा देता है पौधों को वो कोलेनकाइमा होता है। क्या होता है, कोलेनकाइमा। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, तो किन कोशिकाओं में कोशिकाएं जीवित होती हैं, वो कोलेनकाइमा। लचीला है, लचीला तो जिंदा है, और जिंदा है तो जीवित है। आप ऐसे देखिए। और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं, कोनों पर स्थूल मतलब मोटी होती है, लचीला है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर मोटी हो जाती हैं, तो किस कारण मोटी हो जाती है, तो भैया सेलुलोज और पैक्टिन के कारण, सेलुलोज और पैक्टिन के कारण कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं हो जाती हैं मोटी। तो धन्यवाद, हम लोगों ने आज फिर 100+ क्वेश्चन पढ़े हैं बायोलॉजी के। अगर कोई गलती हुई हो या तो हमें क्षमा कर दें, पर पढ़ते रहिए। पसंद आए तो लाइक दबाइए, ना पसंद आए तो डिसलाइक दबाइए, कुछ भी दबाइए, पर मन लगा के पढ़िए, क्योंकि नौकरी पाना गवर्नमेंट जॉब के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और नौकरी पाना अति आवश्यक है। दिन पर दिन भर्तियां कम होती जा रही हैं, वैकेंसी कम निकल रही हैं, और जो वैकेंसी निकल रही है वो कहीं हाई कोर्ट, कहीं सुप्रीम कोर्ट चली जा रही है। तो आप नौकरी जितनी जल्दी पा लें ये आपके लिए अच्छा है। कोई भी नौकरी आपके लिए ख़राब नहीं है, चाहे ग्रुप डी हो, भले ही हो। ग्रुप डी में ऐसा नहीं है कि बहुत हाई काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी अन्य क्षेत्र में नौकरी पाते हैं तो आपका हो सकता है कि ग्रुप डी से भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, पर ऐसा नहीं कि ग्रुप डी आपके लिए ख़राब जॉब है। आपको जो नौकरी मिलती है रेलवे में कीजिए या अन्य जगह पर कीजिए, ये ज़रूरी नहीं। और ये भी नहीं कि ये जो आप बुक पढ़ना है ये रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बुक जो है अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि बायोलॉजी क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और जो तुम्हारा केमिस्ट्री क्वेश्चन है इसी बुक से आते हैं। जो भी क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ये देखिए ग्रुप डी में कितने सारे क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल रेलवे में ही पूछा जाएगा, एसएससी भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। ये इन्हीं क्वेश्चनों से एसएससी भी उठाएगी ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए।